नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली की सियासत के बीच आज एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान अचानक से ही हमला हो गया और मुख्यमंत्री अपने कैंप ऑफिस पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी। तभी एक शख्स ने आकर उन पर हाथ उठा दिया और ये घटना न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है बल्कि राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताती है। आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। तभी एक व्यक्ति अचानक भीड़ से निकल कर आया और गुस्से में चिल्लाते हुए उन सीएम को थप्पड़ जड़ दिया, गाली गलौज की और हाथापाई तक की। और इसके साथ ही हमले के बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा को लेकर वहां पर टीमें भी गठित थी, लेकिन इसी बीच आरोपी को फिलहाल दबोच लिया गया है और हमला इतना नजदीक से हुआ कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर आरोपी सीएम के पास तक कैसे पहुंचा। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के बीच भी आरोपी सीएम तक कैसे पहुंचा। और इस ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आखिर आरोपी सीएम तक कैसे पहुंचा, ये सवाल है यहाँ पर। और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और क्यों हुई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो किसी कोर्ट केस का जिक्र कर रहा था। पुलिस दिल्ली कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तो वहीं मुख्यमंत्री की मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर भी बुलाए गए हैं। घटना पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये सुरक्षा की सबसे बड़ी नाकामी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हिमांशु दुबे। उनसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं और आखिर आरोपी सीएम तक कैसे पहुंचा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। चलिए हमारे संवाददाता से रूबरू होते हैं और जानते हैं दौरान इस पर ज्यादा अपडेट क्या कुछ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जो है सुबह ये बड़ा हमला हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को जन सुनवाई करती है, जनता से संवाद करती हैं, उसी कड़ी में आज भी वो जन सुनवाई कर रही थी सीएम आवास पर। और ये जो शख्स था वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था अपनी समस्या को लेकर, अपनी फाइल को लेकर। और जैसे ही उसकी बातचीत होती है सीएम से, सीएम जब उसकी समस्या को सुनती है, उसी दौरान उन्होंने कुछ उससे सवाल पूछा, जिसके चलते आरोपी को जो है गुस्सा आ गया, हमलावर को, और उसने सीएम पर हमला कर दिया। और आपको जानकारी दे कि इस पूरे घटना के बारे में जो सबसे पहले जानकारी वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से दिया गया। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस पर सबसे पहले जानकारी जो है वो साझा करी और वो सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए। उन्होंने तमाम जानकारी दी, बताया कि कैसे हमलावर जो है वो सीएम आवास तक जब पहुंचा अपनी समस्या को लेकर, और फिर जब वो बातचीत कर रहा था उसी दौरान उसको अचानक से जब सीएम ने उससे कोई सवाल पूछा तो उसको गुस्सा आया और उसने धक्का दे दिया। और जैसे ही उसने धक्का दिया हाथ से, और उनका जो सीएम का जो है बैलेंस वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया और वो किसी चीज से उनका सर वो थोड़ा सा टकरा गया। यानी कि अब ये क्लियर नहीं है कि वो दीवार से टकराया या फिर कोई मेज से टकराया, लेकिन हल्की चोट उनको जरूर सर पे आई है, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है। लेकिन उन्होंने ये बात भी जरूर कही है, स्पष्ट किया है कि जो हमलावर है उसने थप्पड़ या फिर जो पत्थर मारने की बात कही गई वो बिल्कुल
गलत है और ये पूरी तरह से झूठी है कि उनको किसी ने थप्पड़ मारा या पत्थर से हमला हुआ, जबकि उन्होंने यही जानकारी दी है अभी तक कि उन पर जो है उसने हमलावर ने हाथों से धक्का दिया था, हाथ से उसने खींचा था, इस तरीके से पुश किया, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उसकी मंशा क्या थी और उसने क्यों इस तरह की घटना को अंजाम बिल्कुल दिया। बिल्कुल। इसी बात का पता लगाने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और उससे ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी जो है उसने अपना नाम राजेश बताया है, जो कि राजकोट का रहने वाला है, ऐसा उसने जानकारी दी है। 41 साल उसकी उम्र है। तो ये भी कई तरह के सवाल जो है अपने आप में खड़े होते हैं कि आखिर कैसे लेकिन हिमांशु, एक सवाल शख्स यहाँ जो पर है। ये भी उठ रहा है हिमांशु कि अगर दिल्ली की सीएम सुरक्षित नहीं है तो क्या दिल्ली की जनता सुरक्षित है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी यही बात का जिक्र किया कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही अगर अपने आवास में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनमानस या आम जो महिलाएं हैं दिल्ली की, वो कैसे सुरक्षित होंगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात वो ये है कि वो जो शख्स था वो वहां पर हमले की मंशा से नहीं गया, यानी कि वो डायरेक्ट कोई हथियार लेकर या कोई हमला करने नहीं गया था, जब बल्कि वो वहां पर समस्या अपनी लेकर गया था। तो जो सीएम है वो जन सुनवाई करती हैं, जब जनता की समस्या सुनती हैं, तो उसी दौरान ये घटना हुई। लेकिन उसने वहां पर उनको धक्का दिया, हाथ से धक्का दिया, किसी हथियार से हमला नहीं किया। लेकिन फिर भी ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि कैसे इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में हुई। वहां पे जो सुरक्षा के कर्मी थे उन्होंने कैसे वो चीजों को होने दिया। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे कि इस पूरी घटना पर बीजेपी ने साजिश इसको करार दिया, यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि ये एक इसमें साजिश की बू नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही हैं, विकास के कार्यों के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं, 16-16 घंटे वो जनता से संवाद कर रही है, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में पहुंच रही हैं, 16-16 घंटे वो काम कर रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था तमाम मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से, सांसदों से कि आप जनता से जुड़िए, जनता की समस्याओं को सुनिए। इसीलिए मुख्यमंत्री भी हर हफ्ते इस तरह की जन सुनवाई करती है, जहां पर कोई भी आम इंसान उनसे मिल सकता है, अपनी समस्याओं को उनसे साझा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, यानी कि डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर कहा कि जो पहले की जो सरकारें थी, पहले के जो मुख्यमंत्री थे, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं रहते थे, जनता से बातचीत नहीं करते थे, जन सुनवाई नहीं करते थे। और यही बात है कि जब से रेखा गुप्ता बनी है, जब से वो जनता से संवाद कर रही है, जनता से मिल रही है, दिन रात काम कर रही है, 16-16 घंटे। और यही कारण है कि जो विपक्ष विरोधी है वो जल रही है। अब वो कहीं ना कहीं उनको ये हजम नहीं हो रहा कि कैसे कोई सीएम इतना काम कर सकती है, इतनी मेहनत कर सकती है, जनता से कैसे वो इतना संवाद कर सकती है। और यही कारण है कि उन पर यह हमला जो है साजिश के तहत तो किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश बीजेपी इसको करार दे रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस घटना की घोर निंदा की गई है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और खुद केजरीवाल ने भी इस पूरे घटना की कड़ी निंदा की है और बोला है कि लोकतंत्र में विरोध होना, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होंगी और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी सी कड़ी कार्रवाई भी करे, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन ले और पता लगाए कि आखिर इसके पीछे की पूरी क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा ये सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां प्रतिक्रिया दे रही है, सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है। आरोपी पर भी अपडेट दे ताकि जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं वो जान सके कि आरोपी पर भी थोड़ा अपडेट दीजिए कि आरोपी इस समय कहाँ है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस आगे इस पर क्या कुछ करने वाली है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अगर आपको जिस तरीके से आरोपी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरोपी जो है वो राजकोट का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 41 साल है और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उसको सीएम आवास से ले जा चुकी है, वहां पर उसको अभी थाने में रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन जो थाना है वहां पर
पुलिस इस पूरे तफ्तीश में जुटी हुई है, उससे सवाल जवाब कर रही है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आरोपी ने हमला क्यों किया, उसके पीछे की क्या कारण थी, क्या वो पहले से ये सोच कर आया था या फिर उसे अचानक वहां पर गुस्सा आ गया, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, ये इस बात का पता भी पुलिस अभी लगा रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मौके पर भी डीसीपी से लेकर एसीपी और कई बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल सीएम आवास पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। और आज वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि सीएम जो है वो बहुत ही बहादुर है, वो बहुत बहादुर जो है बहन है हमारी, और निश्चित तौर पर वो जनता से फिर से उसी तरह संवाद भी करेंगी, जन सुनवाई भी चलती रहेगी और वो मीडिया से भी अब थोड़ी देर में रूबरू होंगे। फिलहाल उनके स्वास्थ्य की बात करें तो उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन थोड़ा वो अभी आराम कर रही है। और जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि अभी वो थोड़ा रेस्ट जरूर कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही वो लोगों से भी जुड़ेंगी और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। और हो सकता है सीएम खुद इसको लेकर पूरा क्लैरिफिकेशन दे कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ। जी फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ और इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री फिलहाल वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और वो कोर्ट केस का जिक्र कर रहा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ली जा रही। इसी दौरान सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में आज एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 अहम विधेयक पेश कर सकते हैं और इस संशोधन के जरिए अब अगर कोई मंत्री चाहे केंद्र का हो या फिर राज्य का, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार या किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। 3 विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 सबसे अहम है और संविधान संशोधन विधेयक जिसके तहत अनुच्छेद 75 में बदलाव किए जाएंगे। यही अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। और अब जरा समझिए कि इसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। विधेयक में साफ लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए किसी गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मंत्री को पद से हटा देंगे और ये फैसला हिरासत के 31वें दिन लिया जाएगा और ये अनिवार्य होगा। यानी अब भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध में लिप्त मंत्री चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उन्हें पद से अब हटना ही पड़ेगा। और ये प्रस्ताव तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी उस बड़ी बहस से निकल कर आया जब 2023 में डीएमके मंत्री और साथ ही डीएमके मंत्री धन संशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए थे और राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त किया था। लेकिन सीएम एमके स्टालिन ने जमानत पर रिहा होने के बाद से दोबारा उन्हें बहाल कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे और बालाजी को हटना पड़ा था। लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर बड़ा ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने भी
इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये विधेयक विपक्षी सरकारों के अस्थिरता करने का हथियार है। अगर किसी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को केंद्र की एजेंसियां मनमाने ढंग से गिरफ्तार करती है तो उन्हें तुरंत पद से हटाया जा सकता है। चुनाव में हराने में नाकाम रहने पर अब विपक्षी नेताओं को गिरफ्तारी से हटाया जाएगा। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि ये विधेयक भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कदम है, तो वही विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है। अब देखना होगा कि संसद की बहस के बाद ये संशोधन पास होता है या फिर एक राजनीतिक टकराव की वजह बनता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत का एक और बड़ा दौर हुआ है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्री ने 18 और 19 अगस्त को भारत के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खास बात ये रही कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को कम करना और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 10 बिंदुओं पर सहमति बनी है। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वें दौर की वार्ता में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का वादा किया है और विवादित मुद्दों को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने और 2005 की सहमति के अनुरूप स्वीकृति फ्रेमवर्क खोजने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने 3 पारंपरिक सीमा व्यवस्था बाजारों को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। सीमा मामले पर भी परामर्श और समन्वय के लिए विशेष समूह बनाने का फैसला हुआ है, जो कि सीमांकन की संभावनाओं पर काम करेगा और पश्चिमी सीमा के अलावा अब पूर्वी और मध्य सीमा क्षेत्रों पर भी बात शुरू होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग से। बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ साथ मोदी जेलेंस्की कॉल में भारत पर भरोसा जताया है। नई दिल्ली और कीव के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। तटस्थल लेकिन प्रभावी कूटनीतियों ने भारत को इस संघर्ष का एक अदृश्य साझेदार बना दिया है। रूस से सस्ते तेल की खरीद हो या शांति की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये दिखाया है कि भारत इस जंग को प्रभावित करने का ताकत रखता है। 3 साल से ज्यादा समय से जारी इस युद्ध में भारत ने संतुलन की नीति अपनाई। रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद जारी है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भी रणनीतिक समन्वय बनी हुई है और साथ ही यूक्रेन के संप्रभुता का सम्मान दोहराते हुए शांति की पैरवी की है। भारत की यह नीति उस अमेरिका और यूरोप की नाराजगी के बावजूद रूस के भरोसेमंद साझेदार और यूक्रेन का संभावित मध्यस्थल बनी रही है। युद्ध खत्म होने के बाद से हाल ही में बड़ी डील घटनाओं में भारत का रोल भी काफी अहम नजर आ रहा है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई थी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे प्रधानमंत्री को फोन किया और शांति वार्ता को लेकर अवगत कराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते करीब 7 महीने से रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्द से जल्द रुकवाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस कोशिशों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है और इसी बीच ट्रंप ने कुछ और देशों के बीच जारी संघर्ष को पूरी तरह से रुकवाकर शांति स्थापित करने की बात कही है। इसके साथ ही खुद राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन का दावा है कि जनवरी में शपथ लेने के बाद से ट्रंप बीते 6 महीने में 6 संघर्ष रुकवा चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में यह दावा किया कि उन्होंने जितने भी युद्ध रुकवाए वो संघर्ष विराम नहीं थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को भी सीज फायर की नहीं बल्कि स्थायी शांति समझौता की जरूरत है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सोमवार को होने वाली बैठक से पहले रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करने को लेकर बड़ा बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू किया था तब उन्होंने दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवा देंगे। हालांकि अब उनके राष्ट्रपति पद संभालने के 7 महीने बाद भी रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से संघर्ष रुकवाने को लेकर जो दावे किए गए हैं उनमें से कुछ तो अभी रुके तक नहीं है और दूसरी तरफ ट्रंप के दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल हमले के लगातार संघर्ष जारी है और जब ट्रंप इन्हें रुकवाने की बात कहते हैं
तो अब आगे ये देखना होगा कि ट्रंप ये जंग रुकवा पाते हैं या फिर नहीं। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी हॉस्टल से घर के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे से निकली थी और भोपाल पहुंचने पर अर्चना की चाची से बातचीत भी हुई थी, लेकिन जब ट्रेन सुबह स्टेशन पहुंची तो वो वहां पर नहीं उतरी और जिसके बाद से परिजनों ने अर्चना की खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि अर्चना का बैग ट्रेन की बर्थ पर मिला है, जबकि वो गायब थी और इसके बाद से परिजनों ने जीआरपी में मामला दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस ने जांच की तो मोबाइल की अंतिम लोकेशन भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर पाई गई, जिसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। किसी हादसे के शिकार होने की आशंका से पिछले 12 दिनों से लगातार जीआरपी उसकी तलाश कर रही थी। रेलवे ट्रैक के आसपास तलाशी की जा रही थी। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे थे और साइबर पुलिस भी तलाशी में जुटी हुई थी। और उधर लखीमपुर खीरी में मिली जानकारी के अनुसार भोपाल जीआरपी पिछले 3 दिनों से युवती की तलाश में डेरा डाले हुई थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि अर्चना इतने दिनों तक लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची और उसकी गुमशुदगी के पीछे असली कारण क्या था। अर्चना के परिजन उसकी बरामदगी की खबर मिलते ही राहत की सांस लिए हैं और अब सभी की निगाहें अर्चना के बयान और पुलिस जाँच पर टिकी हुई है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई अब सामने आ सके। महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इन दोनों राज्यों के लिए आज भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में मंगलवार को रिकॉर्ड 330 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं आज भी वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़ और पुणे जिले के लिए आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस मूसलाधार बारिश ने मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों को थाम दिया है। वहीं स्कूल कॉलेज से लेकर सारे दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं और इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बुधवार को बेहद मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद से आशंका है कि आज यहां ऐसी समस्याएं बढ़ सकती है। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और स्थानीय प्रशासन को निचले इलाके में बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आईएमडी ने दिल्ली में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें मध्य से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश और उसके बाद अचानक आई बाढ़ की चपेट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 706 हो गई है। हालातों को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने नवनीतम आंकड़ों में बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 24 और लोगों की जान गई है और 26 जून से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 706 तक पहुंच गई है। हालात कितने भयावह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ संबंधित घटनाओं में घायलों की संख्या बढ़कर 960 हो गई है और इसके साथ ही एनडीएमए के मुताबिक खैरा और पकबीर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलाके प्रभावित हुए हैं और जहाँ अब तक 427 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रांत में 164 और सिंध में 28 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो वहीं बलूचिस्तान में 22, पाकिस्तान में कब्जा करने वाले कश्मीर में 55 और इस्लामाबाद में 8 लोग मारे गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।